नमस्कार, नागरिक तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अपने कुछ मित्रों के साथ हम बैठे हुए हैं कैफ़े में और यहाँ पे 2024 के चुनाव के बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे जो सांसद है रविंद्र कुशवाहा जी, साथ में दाहिना हाथ समझ लीजिए वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ में है सौरभ जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप तमाम घूमते हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है। अच्छा, बलिया से, सलेमपुर से, अच्छा किनको टिकट मिला है और 2024 में कौन यहाँ से सांसद होना चाहिए और लोकसभा का चुनाव किसके पक्ष में होना चाहिए, आप बताइए। जी, जैसा कि मैं बता दूं कि अभी लोकसभा सलेमपुर में 71 लोकसभा से आदरणीय हमारे अभिभावक रविंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला है। जैसा कि मैं बता दूं, वहाँ विपक्ष के मायने में जीरो है सब कोई, और पक्ष के मायने में इतना मजबूत है वो कि विपक्ष वहाँ जानबूझ के जीरो है। पक्ष इतना मजबूत है, रोजगार के मायने में मान ले तो आदरणीय हमारे अभिभावक नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, इतनी कौशल विकास प्रशिक्षण के थ्रू इतना रोजगार दिए हैं कि अगर जिसके अंदर काबिलियत है वो रोजगार को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर काबिलियत नहीं है वो विपक्ष की बातों में बरगला गया है। तो जैसा कि मैं खुद हूँ, वकालत करके LLB करके वकालत करता हूँ कलेक्ट्रेट बार में, और आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी इतने मजबूत है अपने पक्ष को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, युवाओं के प्रति जागरूक इतने हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में इतने मजबूत है कि इस बार हम लोग करीब 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हम तमाम क्षेत्रों में घूमते हैं तो वहाँ पे कहीं आपको ये नहीं लगता कि रविंद्र कुशवाहा जी का विरोध होता हो, कि रविंद्र कुशवाहा जी का विरोध हुआ हो 5 सालों में, 10 सालों में, कहीं घूमने ना जाएं, कहीं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने ना जाए? इस पे क्या आपका कहना है कि कहीं उनके हित में कहीं घूमते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि यह लोकतंत्र का देश है और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। तो लोग विपक्ष में आ रहे हैं, 5-10% विपक्ष आ रहे हैं लोग, लेकिन वह जातिगत और क्षेत्रवादी समीकरण पे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में शिक्षा और संवैधानिक पक्ष पे विरोध होना चाहिए, जो कि लोगों के अंदर यहाँ नहीं है। क्षेत्रवादी और विपक्ष यहाँ यह कर रहा है कि क्षेत्रवादी और जातिवादी मानसिकता पर विरोध कर रहा है, लेकिन हम यहाँ यह नहीं देख रहे हैं। अपने रोजगार, अपने देश का विकास और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। जैसा हम लोग इस बार फिर से जनता यह जवाब देगी विपक्ष को, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि यहाँ से 71 लोकसभा सलेमपुर से इनको टिकट मिल गया है रविंद्र कुशवाहा जी को। अच्छा, आने वाले समय में या पहले भी जब ये 10 साल से सांसद रह चुके हैं, ये इनके पीछे इनके पिताजी सांसद थे, अभी ये सांसद हैं, आगे इनको मिलने वाला है, क्या ये आगे सांसद बन पाएंगे? इस पे आपके क्या कहना है, बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इनके पहले इनके पिताजी हरिकेवल प्रसाद जी 2 बार 3 बार रह चुके सांसद। आज देखिए देश की परिस्थिति मैं बता रहा हूँ। इसके पहले मायावती जी की सरकार थी 2007 से 2012, उसके बाद समाजवादी पार्टी थी, लेकिन उस समय प्रदेश में ये स्थिति थी, 8 घंटे बिजली मिलती थी और बाकी 16 घंटे गायब रहती थी। लेकिन इस परिवेश में आज आप अस्पताल जाके देखिए कितना साफ सफाई मिलेगा। आप बिजली को देखिए, 22 घंटे में 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रही है और 24 घंटे शहरी क्षेत्रों को मिल रही है। और आप शिक्षा के स्तर को देख लीजिए कितना बढ़ाया गया है। इस आधुनिकता के दौर में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा स्मार्टफोन कॉलेजों में हर जगह बांटा जा रहा है, जिससे देश का हर एक युवा जागरूक हो। अच्छा, यहाँ से सांसद का टिकट मिला हुआ है रविंद्र कुशवाहा जी को, तो आप लोगों की क्या रणनीति है कि कैसे उनको जिताया जाए और कैसे उनको सत्ता में लाया जाए, यहाँ से सांसद बनाया जाए? क्या रणनीति चल रही है आप लोगों के दिमाग में? हमारी रणनीति यह है, और माननीय सांसद जी के भी द्वारा यह तय किया गया है कि सरकार के हर योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और हम लोग पहुँचा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजना का लाभ पहुँचे। जी, अभी हम कुछ लोगों से यहाँ से और भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर एक सक्षम लोग बैठे हुए हैं और हम कुछ लोगों से हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है। इस पे आप लोगों की क्या राय है कि 2024 के चुनाव कैसे होना चाहिए, किसके पक्ष में होना चाहिए, किसके विपक्ष में होना चाहिए? ये आप लोगों से जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए और 2024 का चुनाव किसके पक्ष में होना चाहिए और किस मुद्दे पर होना चाहिए, आप हमें जानकारी दीजिए। मेरा नाम रोहित शुक्ला है और मैं बलिया से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा यही मानना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस तरह से काम किया है, हर सेक्टर में इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि जिस पर वो चुनाव लड़ सके। आज की डेट में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ सके। अच्छा, तो इन लोगों का कहना है
बीजेपी की जो सरकार है, इन लोगों का कहना है पहले 300 पार कहा करते थे, अब कह रहे हैं 400 पार हम करेंगे, तो कहीं ये लोकतंत्र खतरे में तो नहीं आ जाएगा कि विपक्ष यहाँ पे ना के बराबर हो जाएगी? और देखिए, दोनों भाई मेरे हैं, तो मैं क्या बोलूं कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हमें नहीं लगता है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और पहले की अपेक्षा जो विपक्ष है वो मजबूती से आएगा। कह रहे हैं भैया कि रोजगार, रोजगार का मतलब क्या? कहाँ रोजगार मिल रहा है बताइए, कितना % रोजगार मिल गया? अभी तो पुलिस की भर्ती आई थी 60,000, क्या हुआ भैया? लड़के पढ़ रहे हैं, गार्जियन का पैसा जियान कर रहे हैं लोग, भर्ती कहाँ सफल हो पा रही है? आरओ का देखिए लीक हुआ, ठीक है। और क्या बोले हम, विपक्ष को क्या बोल सकते हैं हम? कुछ बोल। अच्छा, तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें नेताओं की क्या गलती है, ये बताइए कि नेताओं की क्या गलती है लीक करने में? मैं किसी पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं निरपक्ष मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कहीं पर भी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा अच्छा, हूँ, बट ये है विरोध, मैं भी आपके विरोधों पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मान लीजिए पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, लखनऊ गार्डन में तमाम लड़के धरना दिए थे, उसके हिसाब से पेपर रद्द हुआ, इसमें नेताओं की क्या गलती है? नेताओं की देखिए, सिस्टम की गलती अब कहाँ से है, क्यों नहीं कहा जा सकता है? नेताओं की नहीं है, मानता हूँ नेताओं की नहीं है, लेकिन जहाँ से कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, अब इसका तो जरूर उस अंदरूनी हुआ होगा ना, जो भी हुआ होगा। मैं आपसे मानूं कि इस सरकार से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? देखिए, हम इस सरकार, देखिए ये तो हम भी पांडे हैं, तो मान लीजिए कि बीजेपी सरकार है, तो भैया अगर हम बीजेपी को अगर मतलब कि वोट भी नहीं देंगे ना, तो सब समझेंगे ये पंडित है, अच्छा, ये छत्री है, ये वोट तो देगा ही। देखिए महोदय, जहाँ तक मैंने पहले ही बोला था कि विपक्ष महोदय जातिवादी और क्षेत्रवादी फैक्टर पे आते हैं, अंततः इन्होंने आ गया, आपको इन्होंने दिखा दिया। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, जाति प्रमाण पत्र गुंड जाति का हो, दलितों की बात हो, सरकार ने दिया, EWS हो, आरक्षण की बात हो, सवर्णों को दिया, जहाँ तक जिसको जहाँ से लाभ हो, सरकार ने, जनता जैसे संतुष्ट हो, सरकार ने किया। और देश का कैसे विकास होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्रयास किया। अच्छा, तो 2000 मैं आऊँगा आपके पॉइंट पे, मैं आऊँगा अभी जी। बात 1 मिनट सुनिए। भैया कह रहे हैं कि EWS से लेकर के ये हम देखिए अभी ये ऑपरेटर हैं, ठीक है ना, तहसील में। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, SC ST का, ये ST थे जो गोंड बिरादर है, खरवार है, उसके बाद फिर आपका तुरहा है, इन लोगों के जात के लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उन लोग रो रहे थे, आत्मदाह तक का कोशिश किए वहाँ पे। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं किसी जाति को नहीं मानता, बस हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो इस पे आपके क्या कहना? सुनिए, हिंदू धर्म मानते हैं, गर्व है हमें, ठीक है ना, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 कमियां थोड़ी सी है, सिर्फ युवा पे नहीं। विपक्ष भी इसको स्वीकार रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सनातन धर्म को ले चल रहे हैं, और यह देश का नाम हिंदुस्तान हिंदुओं के नाम पे पड़ा, और सनातन धर्म के नाम पर यह देश, इस राष्ट्र का उत्थान है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस देश का पक्ष, इस देश की जनता उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। अभी आपने उनसे किया कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कहाँ से खतरे में हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र तो जनादेश से बनता है, और जनादेश 400 पार लाएगी, तो लोकतंत्र कहाँ से खतरे में है? अभी यहाँ पे विपक्षी पार्टियों का बयान सुने होंगे, तो बोल रही है कि अगर 400 पार हुआ इन लोगों की वजह से, मान लीजिए ये कैसे भी EVM से घोटाला करके, EVM में कहीं लीक करके, मैं बयान बोल रहा हूँ, बयान बता रहा हूँ, इन लोगों विपक्ष पार्टियों का बयान बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा। जैसा कि महोदय मैं बता दे रहा हूँ, ये लोकसभा का चुनाव है, जहाँ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आती है EVM, तो यहाँ तो EVM खतरे में है। लेकिन इससे पहले जहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, यह बलिया है, उत्तर प्रदेश का जिला है, और इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ मेरे सामने। तो बैलेट पेपर जब यहाँ बीजेपी सरकार बना दी, तो फिर बैलेट पेपर कहाँ से गलत है, EVM कहाँ से गलत हो गई उस लोकसभा में, जहाँ बैलेट पेपर सही हो गया? साक्ष्य है विपक्ष के सामने, ये देख ले। देखिए, सही बता रहे हैं, हम भी EVM आता है, पहले तहसील में आता है EVM चेक करने के लिए, तो वहाँ पे एक EVM रखा जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं EVM में त्रुटि या हैकर हैं, हमें नहीं लगता है कि EVM में मतलब कि त्रुटि है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, EVM में हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। वो सॉफ्टवेयर डाले हैं लोग कि उससे अगर सोचा जाए कि नहीं हम गलत वो डाल के मतलब कि अपना चुनाव, मतलब वो 400 पार की, देखिए 400 पार तो मान लीजिए कि अपना जो है वो तो प्लस पॉइंट रहेगा ही, लेकिन
इसमें थोड़ा सा और कमी यही है। आप इनके पक्ष की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, आप ये ध्यान देखिए रखिए। महोदय, विपक्ष ने यह साकार लिया और इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, और यह विपक्ष नहीं मानूंगा क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक हैं और यह जनादेश है आदरणीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी के। अच्छा, 2014 से मैं मानना चाहता हूँ, अभी मैं एक सेकंड, 2014 से अभी तक बीजेपी की सरकार चल रही है। 2014 से अभी तक बीजेपी की सरकार है, इसके बीच में आपको कमी क्या लग रही है कि बीजेपी सरकार की कमी है, क्या लग रही है आपको? जी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है बीजेपी कमी नहीं लग रही है सरकार, कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो 2-4 गिनवाइए कि क्या बढ़ोतरी हुई है 2014 के और या अभी तक के बीच में। सबसे पहला तो हमारा जो देश भारत इतना पीछे चल रहा था 2014 से पहले, जीडीपी ग्रोथ हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिजिटल हुआ इंडिया, जिसको हमारे लोगों ने स्वीकार भी किया। शौचालय, स्वच्छता, इन सब मुद्दों पे अगर बात की जाए तो मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर। अभी 2014 से मैंने उनसे सवाल पूछा, 2014 से अभी तक बीजेपी की सरकार है। अच्छा, हमें आप मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता ही मान लीजिए, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता मान लीजिए, अभी मुझे एक कमी गिनवाइए कि बीजेपी में क्या कमी है, वो गिनवाइए। देखिए भैया, हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है, और कमी जहाँ तक है तो कमी सरकार में नहीं है, कमी विपक्ष में है। क्योंकि अगर मैं पक्ष में हूँ, मैं सरकार में हूँ, सत्ता में हूँ, तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि मेरी कमियों को निकाले और मैं अपनी कमियों को विपक्ष के द्वारा देखूं और उसमें सुधार कर सकूं, इम्प्रूवमेंट कर सकूं। लेकिन विपक्ष इतना जीरो हो गया है कि मेरी कमी को नहीं निकाल पा रहा है। मैं अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा लिया हूँ कि विपक्ष मेरी कमी को नहीं निकाल पा रहा है। और विपक्ष जो बेरोजगारी पे इन्होंने बात किया, तो बेरोजगारी किस स्तर पे कर रहे हैं? यह इनकी एक ही सीधी मांग है, जातिगत जनगणना। अरे मैं तो कहता हूँ 2011 से अभी तक जनगणना नहीं हुई, आप बिहार में जातिगत जनगणना करा लिए। अब आप यह बताइए, इस लोकतंत्र के देश में आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं और फिर भी विकास की उम्मीद रख रहे हैं, तो फिर आपसे तो मैं नहीं कर सकता हूं विकास की उम्मीद। मैं अपने स्तर से विकास की उम्मीद को दिखा रहा हूं जनता को, और जनता मुझे दिखा रही है सत्ता में लाके। देश में हर किसी का एक बाप होता है, ठीक है। और मैं राहुल गांधी से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपके पास मजबूत विपक्ष था, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, लेकिन आपने उनको दरकिनार किया। क्यों? क्योंकि आपको परिवारवाद की कुर्सी का लोभ था। तो महोदय, आप परिवारवाद को हटाइए, आप एक अच्छा विपक्ष बनेंगे और अपनी बातों पे अडिग रहिए। अपनी बातों को बार बार हर ट्रैक पर मत लाइए, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों से अडिग हो जा रहे हैं। जी, अभी हम यहाँ 2024 के चुनाव पे यहाँ पे 71 लोकसभा सीट है, इस पे हमने बात करने की कोशिश की और यहाँ पे मित्र बैठे हुए हैं, हम उन लोगों से ही चर्चा करने की कोशिश की। यहीं पे विराम देता हूँ और यहाँ पे आप देखते रहे नागरिकता न्यूज़ चैनल। नमस्कार।